नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बाद के भारत की। वो एक ऐसा दौर था, आप कह सकते हैं, जब कोई एक अकेली बड़ी ताकत नहीं थी, बल्कि कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर सामने आ रही थीं। बिल्कुल। उत्तर में जैसे कन्नौज एक बड़ा सेंटर बन गया था, जिसके लिए काफी खींचतान चली। और दक्षिण में भी पल्लव थे, चालुक्य, पांड्य, सब अपनी अपनी जगह मजबूत हो रहे थे। हाँ, और इसी दौर में कला, खासकर मंदिर वास्तुकला, मतलब गजब की ऊंचाइयों पर पहुंची। तो आज हम इन्हीं कुछ खास राजवंशों पर गौर करेंगे। जी, हम शुरू करेंगे उत्तर में पुष्यभूति वंश, खासकर हर्षवर्धन से, और फिर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव, फिर मान्युखेत के राष्ट्रकूट, और आखिर में द्वार समुद्र के होयसल। तो हमारा मकसद है इनकी राजनीतिक ताकत, इनके सांस्कृतिक योगदान और खास तौर पर इनकी जो अद्भुत वास्तुकला है उसे समझना। कैसे इन्होंने न सिर्फ लड़ाइयां लड़ी, बल्कि भव्य मंदिर भी बनवाए। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश से, जिन्हें वर्धन वंश भी कहते हैं। हाँ, थानेश्वर में शुरुआत हुई थी, पुष्यभूति ने की थी, लेकिन असली पहचान मिली हर्षवर्धन से। जी, हर्षवर्धन शासनकाल था उनका 606 से 647 ईस्वी। शिलादित्य नाम भी मिलता है इनका। और इनका राजा बनना भी तो अचानक हुआ था, भाई की हत्या के बाद। हाँ, उनके भाई राज्यवर्धन की हत्या बंगाल के शासक थे शशांक, उन्होंने कर दी थी। तो सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ी। आते ही पहला काम तो उन्होंने शशांक से बदला लेने का किया होगा। बिल्कुल, शशांक को हराया, और सिर्फ यही नहीं, अपनी बहन थी राज्यश्री, उनको भी बचाया। वो विंध्य के जंगलों में चली गई थी। इसमें एक बौद्ध भिक्षु थे, दिवाकर मित्र, उन्होंने मदद की। अच्छा, और फिर कन्नौज को राजधानी बनाया, थानेश्वर से हटाकर। जी हाँ, कन्नौज उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, थानेश्वर से राजधानी कन्नौज ले जाना। और फिर तो उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा बना लिया, कश्मीर को छोड़कर शायद। हाँ, कश्मीर उनके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन बाकी उत्तर भारत पर उनका काफी प्रभाव था। इसलिए उन्हें उपाधि मिली सकल उत्तरापथेश्वर, मतलब सारे उत्तर भारत का स्वामी। लेकिन हम्म। एक मोड़ आता है कहानी में, दक्षिण की तरफ जब वो बढ़े। हाँ, दक्षिण में उनकी दाल नहीं गली। नर्मदा नदी के किनारे उनका सामना हुआ चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से। और इस लड़ाई में हर्षवर्धन हार गए। जी हाँ, हार गए। और इसका जिक्र हमें मिलता है ऐहोल प्रशस्ति में। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रविकीर्ति, उन्होंने लिखी थी ये। अच्छा, तो उत्तर का स्वामी पर दक्षिण में हार, दिलचस्प है। अच्छा, इनका प्रशासन कैसा था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन, हाँ, थोड़ा विकेंद्रीकृत था, मतलब सामंती व्यवस्था के लक्षण थे। अधिकारियों को कैश सैलरी की जगह अक्सर जमीनें दी जाती थीं। और साम्राज्य बटावा था प्रांतों, जिलों में। हाँ, भुक्ति यानी प्रांत, विषय यानी जिला, और सबसे छोटी इकाई ग्राम। टैक्स का सिस्टम भी था, उपज का छठा हिस्सा 16, जिसे भाग कहते थे। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन हर्षवर्धन तो खुद भी बड़े विद्वान थे, नाटक लिखे उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल, वो खुद बहुत बड़े विद्वान और नाटककार थे। 3 मशहूर नाटक हैं उनके, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, संस्कृत में है। और उनके दरबार में भी बड़े लोग थे, बाणभट्ट जैसे। हाँ, बाणभट्ट तो थे ही। उन्होंने हर्षचरित लिखी, जो हर्षवर्धन की जीवनी है। संस्कृत में किसी राजा की पहली जीवनी मानी जाती है। और कादम्बरी जैसा उपन्यास भी लिखा उन्होंने। और इसी समय वो चीनी यात्री भी तो आए थे, हुएनसांग। जे हुएनसांग या युआनच्वांग, वो काफी समय हर्षवर्धन के दरबार में रहे, और उन्होंने अपनी किताब सीयू की में उस समय के भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। धार्मिक तौर पर हर्षवर्धन कैसे थे? शिव, सूर्य, बुध सबकी पूजा करते थे। हाँ, काफी सहिष्णु लगते हैं। कन्नौज में एक बड़ी धर्म सभा भी करवाई थी उन्होंने, जिसमें हुएनसांग भी शामिल हुए थे। और प्रयाग में हर 5 साल पर महामोक्ष परिषद करते थे, जहां सब कुछ दान कर देते थे। हाँ, अपना सर्वस्व दान कर देते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी बहुत दान दिया। कहते हैं 100 गांव का राजस्व दान में दे दिया था। तो क्या उन्हें आखिरी महान हिंदू सम्राट कहना ठीक है? ये बात उठती है कई बार। देखिए, ये थोड़ा विवादित है। महान तो वो जरूर थे अपने समय के, लेकिन आखिरी कहना शायद सही न हो, क्योंकि उनके बाद भी कई बड़े हिंदू राजा हुए। और सम्राट इसलिए नहीं क्योंकि उनका राज पूरे भारत पर नहीं था, पर हाँ, उत्तर भारत को उन्होंने कुछ समय के लिए एक जरूर किया। चलिए, अब जब हर्षवर्धन की हार का जिक्र आया ही है, तो चलते हैं दक्षिण में, उन्हीं चालुक्यों के पास, बादामी के चालुक्य। बिल्कुल, वातापी या बादामी के चालुक्य। इनकी नींव रखी पुलकेशिन प्रथम ने करीब 543 ईस्वी में। बादामी का किला उन्होंने ही बनवाया।
और राजधानी पहले ऐहोल थी। हाँ, पहली राजधानी ऐहोल थी, जिसे भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहते हैं। मतलब मंदिरों के बनने की शुरुआत, एक्सपेरिमेंट वहीं हुए। बाद में राजधानी बनी वातापी, यानी आज का बादामी, कर्नाटक में। और सबसे शक्तिशाली राजा तो वही हुए, पुलकेशन द्वितीय। जी, पुलकेशन द्वितीय। लगभग 610 से 642 ईस्वी हर्षवर्धन को हराया। उपाधियां भी थी उनकी, पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, दक्षिण पथेश्वर। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है वो ऐहोल प्रशस्ति। हाँ, ऐहोल प्रशस्ति उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखी थी, जो जैन थे। संस्कृत में है, ऐहोल के मेगुती जैन मंदिर पर खुदी है ये। इसी में हर्षवर्धन पर जीत का वर्णन है। लेकिन इनका अंत भी तो बड़ा नाटकीय रहा, पल्लवों ने हरा दिया। हाँ, कांची के पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। उन्होंने पुलकेशन द्वितीय को हराया और शायद मार भी डाला, और उनकी राजधानी वातापी पर करीब 13 साल तक पल्लवों का कब्जा रहा। ओहो, फिर चालुक्यों ने बदला लिया। जी, बाद में विक्रमादित्य द्वितीय नाम के चालुक्य राजा हुए। उन्होंने पल्लवों को हराया, और उनकी रानी थी लोक महादेवी। उन्होंने पट्टादकल में मशहूर विरूपाक्ष मंदिर बनवाया। अच्छा, और इस वंश के आखिरी राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिन्हें बाद में राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग ने हरा दिया। अब आते हैं इनकी वास्तुकला पर। चालुक्य वास्तुकला मतलब वेसर शैली की शुरुआत। ये वेसर शैली क्या है ठीक से? वेसर शैली को आप ऐसे समझिए कि ये उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, इन दोनों का एक मिलाजुला रूप है, एक संगम। क्योंकि चालुक्यों का इलाका ही ऐसा था, उत्तर और दक्षिण के बीच में, तो उनकी कला पर दोनों का असर पड़ा। और ये दिखती कहाँ है? ऐहोल, बादामी, पट्टदकल। हाँ, ये 3 मुख्य केंद्र हैं। ऐहोल में तो लगभग 70 मंदिर मिले हैं। वो तो जैसे मंदिरों की एक लैब थी। लॉर्ड खान मंदिर है, दुर्गा मंदिर है जिसका आकार गोल है पीछे से, गजपुष्टाकार कहते हैं, हुच्ची मल्लीगुड़ी मंदिर। और बादामी में गुफा मंदिर है। जी, बादामी में पहाड़ काटकर 4 गुफा मंदिर बनाए गए, 3 हिंदू धर्म के, 1 जैन धर्म का, बलुआ पत्थर की चट्टानों में। वहां नटराज शिव का एक 18 भुजाओं वाला रूप है, वो बहुत अद्भुत है। और पट्टदकल, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मंदिर एक ही जगह मिलते हैं, अगल बगल खड़े हैं। सच में ये तो कमाल है। हाँ, जैसे विरूपाक्ष मंदिर है, वो रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। ये द्रविड़ शैली में है। कहते हैं कांची के कैलाशनाथ मंदिर से प्रेरणा ली थी। और वहीं पास में पापनाथ मंदिर है, उसमें नागर शैली का प्रभाव दिखता है। इसे राज्याभिषेक की जगह भी मानते थे। हाँ, पट्टदकल चालुक्य राजाओं के राजतिलक का स्थान भी था। ये सचमुच उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थल था, कला में भी और शायद राजनीति में भी। अद्भुत। चलिए, अब पल्लवों का जिक्र बार बार आ रहा है तो उन्हीं की बात करते हैं। हाँ, कांची के पल्लव। जी, पल्लव। राजधानी कांचीपुरम, तमिलनाडु। सातवाहनों के बाद इनका उदय हुआ। शायद पहले उनके सामंत रहे होंगे। संस्थापक थे सिंह विष्णु, लगभग 575 ईस्वी में। और इनका चालुक्यों से तो लंबा संघर्ष चला। हाँ, बहुत लंबा संघर्ष चला। शुरुआत हुई महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से। वो खुद कलाप्रेमी थे। उन्होंने एक नाटक लिखा था, मत्तविलास प्रहसन, जो एक हास्य नाटक है। और उन्होंने ही चट्टान काटकर मंदिर बनाने शुरू किए, बिना ईंट गारे के। जी, मंडगपट्टू में एक शिलालेख है उनका, जिसमें लिखा है कि उन्होंने बिना ईंट, लकड़ी, धातु या गारे के ये मंदिर बनवाया, मतलब चट्टान को काटकर। फिर आए नरसिंह वर्मन प्रथम, महामल। हाँ, महामल यानी महान योद्धा। इन्होंने ही पुलकेशन द्वितीय को हराया था, वातापी पर कब्जा किया और उपाधि ली वातापी कोंडा। और महाबलीपुरम शहर भी इन्होंने ही बसाया। जी, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। ह्यूएनसांग इनके समय में भी कांची आए थे। एक और राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, राजसिंह। हाँ, राजसिंह का समय शांति का था, तो उन्होंने कला और वास्तुकला पर बहुत ध्यान दिया। कांची का जो मशहूर कैलाशनाथ मंदिर है और महाबलीपुरम का शोर टेम्पल यानी तट मंदिर, वो इन्होंने ही बनवाए। पल्लव वास्तुकला मतलब द्रविड़ शैली का विकास, इसके अलग अलग चरण थे क्या? हाँ, इसे हम 4 चरणों में बांटकर समझ सकते हैं। पहली है महेंद्र शैली। इसमें सिर्फ चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बने, जिन्हें मंडप कहते हैं। इनके खंबे थोड़े सादे, चौकोर होते थे। ठीक है। दूसरी है मामल्य शैली यानी नरसिम्हा वर्मन प्रथम का दौर। इसमें मंडपों के साथ साथ रथ बने। वो महाबलीपुरम वाले पंचरथ? जी हाँ, वही। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। ये असल में एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए मंदिर जैसे हैं। मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना। और यहीं पर वो विशाल नक्काशी है दीवार पर, अर्जुन की तपस्या या गंगावतरण। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। तीसरा चरण कौन सा था? तीसरा है राजसिंह शैली, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय का समय।
इसमें पहली बार पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर मंदिर बने, स्ट्रक्चर वाले मंदिर, जैसे महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, जिसमें 3 गर्भगृह हैं। हाँ, 2 शिव के लिए और बीच में एक विष्णु का लेटे हुए। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये बलुआ पत्थर से बना है, बहुत भव्य है। कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर भी इसी समय का है। और आखिरी शैली, वो है नंदीवर्मन शैली। इसमें मंदिर थोड़े छोटे बने, लेकिन बाद की जो द्रविड़ शैली विकसित हुई उसकी नींव यहीं पड़ी। और पल्लवों का अंत कैसे हुआ? आखिरी राजा थे अपराजित वर्मन। उन्हें चोल राजा आदित्य प्रथम ने हरा दिया और पल्लव साम्राज्य खत्म हो गया। तो पल्लवों के बाद अब आते हैं राष्ट्रकूटों पर, जिन्होंने दक्कन में चालुक्यों की जगह ली। जी, राष्ट्रकूट ये भी पहले बादामी के चालुक्यों के ही सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में दंती दुर्ग नाम के सामंत ने अपने राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हटा दिया और खुद राजा बन गए। और राजधानी बनाई मान्यखेत। हाँ, मान्यखेत, आज का मालखेड़, कर्नाटक में। इनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? एलोरा का कैलाश मंदिर। बिना किसी शक के एलोरा का कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16। इसे दंती दुर्ग के चाचा और अगले राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और ये एक ही चट्टान को काट के बनाए। हाँ, सोचिए, एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए ये मंदिर गढ़ा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में से एक है, द्रविड़ शैली में है, और इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। गजब का है। राष्ट्रकूट सिर्फ दक्कन तक ही सीमित नहीं रहे, उत्तर भारत की राजनीति में भी दखल दिया। हाँ, वो जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच, उसमें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, जिनका नाम धारावर्ष भी था, वो पहले राजा थे जिन्होंने उत्तर भारत जाकर हस्तक्षेप किया। और उन्होंने पाल और प्रतिहार दोनों राजाओं को हराया। जी हाँ, धर्मपाल पाल वंश और वत्सराज प्रतिहार वंश दोनों को हराया। इस वंश में और कौन से महान राजा हुए? अमोघवर्ष प्रथम का नाम आता है। अमोघवर्ष प्रथम, बहुत लंबा शासनकाल था उनका, लगभग 64 साल, 814-878 ईस्वी। वो जैन धर्म के अनुयायी थे, कला और साहित्य के बड़े संरक्षक। उन्होंने खुद कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नाम की किताब लिखी। ये कन्नड़ काव्य शास्त्र की पहली किताब मानी जाती है। जी हाँ, और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका भी लिखी। कहते हैं मान्यखेत शहर को उन्होंने ही बसाया और सुंदर बनवाया। फिर इंद्र तृतीय भी थे, जिन्होंने कन्नौज पर हमला किया। हाँ, इंद्र तृतीय 915 ईस्वी में कन्नौज पर हमला किया और प्रतिहार राजा महिपाल को हराया। उस समय उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। अरब यात्री अल मसूदी भारत आए थे। उन्होंने इन्हें बलहर या वल्लभ राज कहा है। और कृष्ण तृतीय, उनका क्या योगदान था? कृष्ण तृतीय इस वंश के आखिरी महान शासक थे। उन्होंने दक्षिण में चोल राजा परांतक प्रथम को हराया था, तक्कोलम की लड़ाई में 979 ईस्वी में, और चोल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। रामेश्वरम तक अपना विजय स्तंभ गाड़ा था उन्होंने। वास्तुकला में कैलाश मंदिर के अलावा और क्या खास है राष्ट्रकूटों का? एलोरा में सिर्फ कैलाश मंदिर ही नहीं, कुल 34 गुफाएं हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध गुफा 1 से 12 और जैन गुफा 30 से 34, तीनों धर्मों की गुफाएं हैं। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता दिखाती है। और एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास? एलिफेंटा की गुफाएं घारापुरी भी संभवतः राष्ट्रकूट काल की ही मानी जाती हैं। वहाँ की जो त्रिमूर्ति सदाशिव की विशाल मूर्ति है, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह से सांस्कृतिक पुल का काम किया। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी राजवंश पर आते हैं, होयसल वंश। हाँ, ये कौन थे? होयसल ये 10वीं सदी के आसपास उभरे। पहले कल्याणी के जो चालुक्य थे, बादामी वालों के बाद वाले, उनके सामंत थे। करीब 14वीं सदी तक इनका राज रहा। संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो नृपकाम द्वितीय थे, लेकिन विष्णुवर्धन एक महत्वपूर्ण शुरुआती राजा थे जिन्होंने राज्य का विस्तार किया। राजधानी पहले बेलूर थी, बाद में द्वार समुद्र बनी, जिसे आज हलेबीडु कहते हैं। इनका सबसे बड़ा कमाल क्या है? फिर से वास्तुकला। हाँ, इनकी वास्तुकला होयसल शैली, इसे वेसर शैली का ही एक बहुत ज्यादा सजावटी, आप कह सकते हैं परिष्कृत रूप माना जाता है। क्या खासियत थी इसमें? पत्थर अलग था? हाँ, एक तो उन्होंने मुलायम सोपस्टोन पत्थर का इस्तेमाल किया, बलुआ पत्थर जैसा। इस पर बहुत बारीक नक्काशी करना आसान होता है। और मंदिरों का आकार? तारे जैसा। जी, अक्सर उनके मंदिर तारे के आकार के मंच स्टेलेट प्लान पर बने होते हैं। इससे मंदिर का बाहरी डिजाइन बड़ा जटिल और सुंदर दिखता है। और सबसे खास नक्काशी। बिल्कुल, नक्काशी ही इनकी पहचान है। मंदिरों की बाहरी और भीतरी दीवारों पर, मतलब इंच इंच पर
इतनी बारीक, इतनी डिटेल्ड और इतनी घनी नक्काशी है कि आप देखते रह जाएं। लगता है जैसे पत्थर पर किसी ने गहने गढ़ दिए हों। क्या क्या बना होता है इन नक्काशियों में? पौराणिक कथाएं, देवी देवता, अप्सराएं, नर्तक, संगीतकार, जानवर, हाथी, घोड़े, शेर, फूल पत्तियां, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है उन्होंने। और खंबे भी अलग तरह के थे। हाँ, उनके खंबे बिल्कुल गोल और चिकने होते हैं, जैसे खराद मशीन पर बनाए गए हों। लेथ टर्न्ड पिलर्स। उन पर भी बारीक डिजाइन बने होते हैं। ये मंदिर कहाँ देखने को मिलते हैं? मुख्य रूप से 3 जगहें सबसे मशहूर हैं। बेलूर में चिन्ने केशव मंदिर है, ये विष्णु को समर्पित है, विष्णुवर्धन ने बनवाया था। फिर हलेबीडु द्वार समुद्र में होयसलेश्वर मंदिर है, ये शिव का है। असल में ये जुड़वा मंदिर है। इसकी नक्काशी तो मतलब दुनिया भर में जानी जाती है। और तीसरा है सोमनाथपुर का केशव मंदिर, ये त्रिकुटाचल है, मतलब इसमें 3 गर्भगृह हैं। हलेबीडु में जैन मंदिर भी हैं। जी हाँ, होयसलेश्वर मंदिर परिसर में 3 जैन बसदी यानी मंदिर भी हैं। इनका अंत कैसे हुआ? दिल्ली सल्तनत के हमले? हाँ, 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने द्वार समुद्र को लूटा और काफी हद तक बर्बाद कर दिया। तो ये थी कहानी गुप्त काल के बाद के कुछ प्रमुख राजवंशों की। हर्षवर्धन से लेकर होयसल तक, उत्तर से दक्षिण तक, कितनी विविधता। हाँ, और हमने देखा कि ये राजवंश सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ रहे थे, इनमें कला, खासकर मंदिर बनाने को लेकर एक तरह की होड़ भी थी। एक दूसरे से बेहतर, ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश। ऐहोल और पट्टादकल के वो शुरुआती मंदिर, फिर महाबलीपुरम के वो अनोखे रथ और शो टेम्पल, एलोरा का वो अजूबा कैलाश मंदिर, और फिर बेलूर हलेबीडु की वो पत्थर पर की गई महीन कारीगरी, ये सब उनकी रचनात्मक ऊर्जा, उनकी महत्वाकांक्षा का सबूत है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जी। कि ये जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, इनके बीच लगातार संघर्ष चलता रहा, और दूसरी तरफ ये वास्तुकला में इतना पैसा, इतनी ऊर्जा लगा रहे थे। तो क्या इसी वजह से, मतलब एक तरफ तो इतनी रिच संस्कृति बनी, पर दूसरी तरफ क्या ये बाहरी हमलों के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो गए? क्या आपस की लड़ाइयों ने इन्हें कमजोर कर दिया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इतिहासकार इस पर विचार करते भी हैं। इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये बात तो है कि आपसी संघर्ष लगातार चलता रहा, जिसने शायद एक बड़ी एकीकृत शक्ति को उभरने से रोका हो, और हो सकता है कि इसने बाद के आक्रमणकारियों का काम आसान कर दिया हो। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इन महत्वपूर्ण राजवंशों और उनकी विरासत पर। उम्मीद है सुनने वालों को ये जानकारी रोचक लगी होगी। जी जरूर। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।